Hello everyone, welcome back. And in the last video MCO 03 यूनिट 11 तक मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए थे एंड उसके आगे चलते हैं, देखते हैं यूनिट 12 से लेके यूनिट 19 तक what important topics that you should prepare for this coming exam. And before that, make sure that you have subscribed to my channel and also give a like so that जो मेरा जो मोरल है, मोटिवेशन है, वो भी थोड़ा सा that will also increase. तो स्टार्ट करते हैं. यूनिट 12 इज़ ऑन इंडेक्स नंबर्स. इंडेक्स नंबर्स के आपको मीनिंग याद रखना है बिकॉज यू नो दैट इंडेक्स नंबर इज़ डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज एंड इट बेसिकली हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ द टू वेरिएबल्स विच आर जो अलग अलग 2-3 पीरियड्स के होते हैं, तो उनको कंपैरिजन करने के लिए हम लोग बेसिकली इंडेक्स नंबर्स यूज़ करते हैं. एंड ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए, इश्यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमें इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए एंड बेसिकली दिस 3 प्रॉब्लम्स आर देयर लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर एंड सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट इंडेक्स. ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग इंडेक्स नंबर्स के कंस्ट्रक्शन में आती है. कलेक्शन ऑफ डेटा में लाइक व्हाट टाइप ऑफ डेटा शुड बी कलेक्टेड, हाउ मच डेटा और इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड, लाइक दैट यू कैन एक्सपैंड. सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इंडेक्स नंबर में आपको एक बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ता है एंड दैट बेस ईयर शुड बी ए वेरी वेरी नॉर्मल पीरियड जिसमें कोई भी इरेशनल इवेंट्स अकर नहीं हो सकते एंड इट शुड बी ए वेरी वेरी नॉर्मल एवरेज पीरियड जिसको हमें बेस ईयर या बेस पीरियड माना जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी मेक कैलकुलेशंस. देन सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट इंडेक्स बिकॉज देयर आर वेराइटी ऑफ इंडेक्स जिसको हमें यूज़ करना है, तो इट बिकम्स ए चैलेंज फॉर द कंपनी टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ इंडिसेस इट इज़ गोइंग टू यूज़. नाउ दीज आर द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स. बेसिकली 2 methods, unweighted index numbers and weighted index numbers. Again, unweighted index numbers can be divided into simple aggregate and simple average. इसके ऊपर आपको जनरली मिल सकता है न्यूमेरिकल, राइट. जैसे कि सिंपल एग्रीगेट मेथड में अगेन यहाँ पे प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स, तो ये 2 टाइप के इंडेक्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं इंडेक्स नंबर्स में, वेदर इट इज़ सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, आप जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, तो यू कैन प्रैक्टिस दोज. व्हेन वी टॉक अबाउट वेटेड इंडेक्स नंबर्स, अगेन 2 types, aggregate and again average. And again this weighted average can be divided into 3 types, Laspeyres, Passes and Fishers. तो ये 3 बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स मेथड है विच आर मोस्टली यूज्ड बाय द कंपनीज एंड जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत बार पढ़ा भी है. नाउ Laspeyres मेथड, अगेन जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स बनाने पड़ते हैं. ये फार्मूलाज हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. Q0 स्टैंड्स फॉर द बेस क्वांटिटी एंड P1 इज़ द ईयर, द करंट ईयर. लाइक दैट क्वांटिटी में भी वैसे ही है. लाइक दैट पैशेस इंडेक्स में भी अगेन दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर एंड फॉर प्राइस इंडेक्स and for quantity index you have to use this formula. इसके ऊपर again Laspeyres and Passes, ये दोनों ही बहुत ही important है as far as your numerical part is concerned, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना है. and this is the Fishers method to for calculating price index and this formula is used basically. and कुछ न्यूमेरिकल हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, one of the important numerical. एंड यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में यू विल गेट तीनों मेथड के बारे में है. यहाँ पे तीनों मेथड से मैंने कैलकुलेशन किया है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आगे चलते हैं. यूनिट 13. यूनिट 13 में है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स. सबसे पहले तो आपको समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड व्हाई प्रोबेबिलिटी इज़ सिग्निफिकेंट और व्हाट आर इट्स एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, एंड बेसिकली प्रोबेबिलिटी का जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ ए मेजर ऑफ अनसर्टनिटी.
It is that branch of mathematics in which the degree of uncertainty is measured in terms of numbers. And अगर आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं या फिर ICSE के हैं, अगर क्लास 10-12 किया है, तो you might have worked out a lot of numerical on this. And this is the definition, the formula, that very common formula, number of favorable outcomes by the total number of possible outcomes. बहुत ही जनरल फार्मूला है, कॉमन फार्मूला है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, है ना. ओके, इसके आगे है रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस एंड सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको आपको ज़रूर पढ़ना है. यू माइट गेट इन शॉर्ट नोट. सबसे पहले तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एज द नेम इम्प्लाइज, रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स रैंडम एक्शन. एन एक्शन विच कंसिस्ट ऑफ ए वेल डिफाइंड आउटकम्स is called a random experiment. Like for example, when we toss a coin, there are chances of getting either head or tail. So we know about the outcomes, so that's why it is a random experiment. Like that, you must know about sample space, event, then random variables, right? These are the properties of probability. This is also important. Like I have written here 4 main probability properties. Like the probability of an event A is written as P and bracket में A, and the value of probability always lies between 0 and 1. बहुत ही important property है ये probability की. Then the probability of one event out of the total events is always written as 1, right? And 2 events are mutually exclusive. That means if we toss a coin, we may get head or tail. So we can write this in this way, right? तो ये कुछ मतलब न्यूमेरिकल पार्ट है. देन वी हैव दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थियोरीज और अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी. 3 अप्रोचेस हैं, लाइक क्लासिकल अप्रोच, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच एंड सब्जेक्टिव अप्रोच. एंड ऑल दिस 3 अप्रोचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनके फॉर्मूलाज, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं, राइट? तो इसको ज़रूर आपको सॉल्व करना है. कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में स्ट्राइक किए हुए हैं. ओके, आगे चलते हैं. बाइस थ्योरम बेसिकली प्रोबेबिलिटी के ऊपर है एंड इसके ऊपर आपको मिल सकता है शॉर्ट नोट्स. बाइस थ्योरम एंड इस थ्योरम के कुछ मेन पोस्टुलेट्स ये आपको ध्यान देने हैं. एंड दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ बाइस थ्योरम. P for probability, A/P, that is P A into B by PB. So this is the formula we use. and एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने वर्कआउट किया है अकॉर्डिंग टू बाइस थ्योरम. सो आपके बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसी को आपको वर्कआउट करना है, एग्जाम्स में जाना है. ओके, आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ. यूनिट 14. You should know about what is probability distribution and what are the different types of probability distribution, right? Basically we have 2 types of probability distribution जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है, like this discrete and continuous. These 2 types of probability distribution, इसको मैंने यहाँ पे आगे इसको डिफाइन किए हुए हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है. एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है. एंड इसका छोटा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. एंड अराउंड इट्स मीन वैल्यू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइम सीरीज़ के बारे में बताया था, स्क्यूनेस के बारे में समझाया था. तो मोर और लेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो लाइक दैट. इसका कुछ मिड पॉइंट होता है एंड वो मिड पॉइंट दैट मीन्स एवरेज. तो एवरेज के आपको यू हैव टू रोम, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू अराउंड दैट एवरेज. सो दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ बेसिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं. सो दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन. It is not negatively skewed or positively skewed, and the data near the mean are more frequent in normal distribution. इसके नाम में ही है normal, that means the जितने भी variables हैं they all lies near the mean and it looks like a bell shape, right? कुछ ऐसा इसका फिगर बनता है, something like this.
okay, and this is the x-axis and this one is mean. So this is called normal distribution. ओके इसके एक एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे वर्कआउट किए हैं. ओके आगे चलते हैं. यूनिट 15 टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस 1. राइट, यहाँ पे आपको बिल्कुल पढ़ना है अबाउट एस्टिमेशन. व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन. Estimation, as we know, like it is a process of estimating the unknown parameters of population based on random samples collected. Like for example, when we plan to go for a trip, we estimate the cost that we are going to incur. So that is called estimation, and this estimation can be of two types: point estimation and interval estimation. And when we talk about point estimation, it is a process of estimating an approximate value of a particular point from the given samples. Right, for example, a student estimates his chances of success before appearing in the examination. So this is the matter of point estimation. Like that, there are some standard errors which can be एविडेंट इन दिस. तो स्टैंडर्ड एरर के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं एग्जाम्स में. ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर जो आपको वर्कआउट करने हैं. एंड दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन. इंटरवल एज द नेम इम्प्लाइज, दो पीरियड के बीच में एस्टिमेशन होता है यहाँ पे. एंड बेसिकली दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन लोअर एंड अपर वैल्यूज ऑफ ए पैरामीटर. It may be defined as estimating an interval to which the unknown parameter may belong to in all the likelihood. इससे अगर डेफिनेशन से अगर चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन ऑल्सो ऑलवेज ट्राई टू राइट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्स में अगर आपको आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू गिव एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल. सो इंटरवल एस्टिमेशन में भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं. व्हेन वी से दैट द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज 5600, इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड से द एवरेज इनकम बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ इंडिया इज बिटवीन 5000 to 6000. ठीक है, तो दिस 5600 इज समथिंग इट रिलेट्स टू पॉइंट एस्टिमेशन. एंड 5000 to 6000, मगर इसको अगर हम लोग इंटरवल में अगर डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन. दिस डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. हाइपोथेसिस के बारे में मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो you can refer to my previous videos on this also. null hypothesis, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स में मिलता है ये क्वेश्चन बहुत बार. ओके, द नेक्स्ट वन इज द नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. व्हाई डू वी डू हाइपोथेसिस, व्हाट इज द नीड? बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टेक्निक, देन सेपरेटिंग द रेलिवेंट फ्रॉम इरेलीवेंट ऑब्जर्वेशन. Then to find out the direction of the research, how we will approach the research, how we will do the research, then act as a guide. Then it prevents blind search. Then accuracy and precision, so that also it helps in that. It saves time and it helps to collect proper data for the research. And this is the very very important question in this unit, the procedure of testing hypothesis. यहाँ पे in this material, in this e-book, I have mentioned 5 steps. बहुत easy है, आप इसको अपने words में भी आप specify कर सकते हैं कि how do we conduct hypothesis. First, specify your null and alternative hypothesis. That means identify the problem, right? And then gather the data for that to find the solution of that problem. Then conduct some sort of analysis or statistical test, and then determine the rejection of null hypothesis. Whatever the null hypothesis, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो होती है, तो उसको रिजेक्ट करना है. एंड लास्टली प्रेजेंट योर रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट. सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर द हाइपोथेसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज अगेन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यूनिट 16. You should know about this exact samples and approximate samples. इसका डिफरेंस कभी कभी एग्जाम्स में स्ट्राइक कर सकता है.
देन दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है एंड इसकी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओके। देन द नेक्स्ट वन इज यूनिट 17 काई स्क्वायर टेस्ट। इसको भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MCO 03, राइट, बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है and you should know about you collect everything about chi-square test. It's very important and basically it was developed by Carl Pearson and through this test we measure the difference between the observed and expected frequencies or variables and basically we use this mathematical formula to find the chi-square test एंड बेसिकली यहाँ पे 3 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। वन इज़ गुडनेस ऑफ फिट, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में बनता है। देन होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल्स। तो ये 3 मेन कंपैरिजंस हैं जो हम लोग करते हैं बाय यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट एंड दीज आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट। द सैम्पल मस्ट बी रैंडमली कलेक्टेड and it should be large enough, sample बड़ा होना चाहिए, that means lot of samples should be collected for the research purpose. Then adequate cell size, जो cell size है ये भी थोड़ा सा बड़ा concept है, and independence, all the variables, all the samples, they should be independent of each other. This one is a very important question. The conditions of applying chi-square test. Then we have this chi-square test for goodness of fit. आई थिंक ये आपके असेसमेंट में ये क्वेश्चन था, तो इसको भी आपको करना है। एंड गुडनेस ऑफ फिट के इम्पॉर्टेंस, इसके लिमिटेशंस, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आई थिंक 100% एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है पक्का, 100%। ओके, आगे चलते हैं। यूनिट 18 एंड यूनिट 19 बोथ दिस यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। And interpretation of data, you should know about what is interpretation of data. That means the process of drawing conclusions or inferences after the careful analysis of data. जो आप result find out करते हैं after the research, so that is called interpretation, right? And इसके कुछ यहाँ पे definitions हैं, this तो ये भी आप लिख सकते हैं। And what are the essentials for interpretation? How you will prepare, how you will go with interpretation. Homogeneous data should be there, adequate data should be there, it should be suitable, that means according to the company's policies. The data should be classified systematically and there should be scientific analysis of data so that we can interpret the data properly. Some precautions we can use for interpretation. Then this one, generalization, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बन सकता है। बेसिकली दिस मेथड्स ऑफ जनरलाइजेशन। फ्रेंड्स, जनरलाइजेशन बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है, इट इज़ a statement made from one available evidence, right? And you can also write this very good example which was given in your book that for example, A is a crow and it is black, B is a crow, so we can assume that we can generalize that B is also black, right? So we can generalize that all crows are black in color, so like that. Basically methods of generalization में this one, लॉजिकल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल मेथड्स 4 टाइप्स के होते हैं, मेथड्स ऑफ एग्रीमेंट, मेथड्स ऑफ डिफरेंस, जॉइंट मेथड एंड मेथड ऑफ रेसिड्यूज। ये चारों मेथड विथ एग्जाम्पल, ये आपको पक्का बिल्कुल वर्कआउट करना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। The next one is statistical methods. Statistical, again 4 types of method are there, where first you will collect the data, then you will present the data, then you will analyze the data and then you make an interpretation of the data. And there are एक short note आपको जरूर करना चाहिए यहाँ से, statistical fallacies, that means mistakes, क्योंकि statistics is all about average, probability. तो यहाँ पे कुछ रिस्क होते हैं, कुछ चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के, विच आर कॉल्ड फैलेसीज। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैलेसीज, जैसे
Bias, that means mistakes we do, maybe knowingly or unknowingly. Then there is inconsistency of the definition. Somewhere हम लोग misjudge कर लेते हैं definitions and we make a mistake. Then inappropriate comparisons. Now this is again one of the greatest and very common fallacy. Then faulty generalization, right? So because generalization is all about assumptions, तो यहाँ पे भी बहुत chances होते हैं mistakes के. Then drawing wrong inferences and misuse of statistical tools. बहुत सारे statistical tools हैं, अगर गलत tools अगर use करते हैं, then we commit a mistake. Then failure to comprehend the data. अगर data को ठीक से analyze नहीं कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसकी क्लास, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. ओके, आगे चलते हैं. लास्ट यूनिट 19. यूनिट 19 इज ऑन रिपोर्ट राइटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग. सिंपल है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग जनरली 99% रिपोर्टिंग इज डन बाय राइटिंग. And you should prepare the different types of reporting, right? Like oral and verbal report, जो हम लोग orally present करते हैं. Written report is more popular and there are some technical report. Then popular reports are there. There are some research report, research article. Then we have monograph. Monograph again divided into 3 types here, business report, project report and dissertation. And this particular question, what are the characteristics of a good report? Very, very important. Every report must be very, very accurate. It should be simple to understand. It should be reliable. It should be economical, not very expensive. It should be present in time and it should be complete in all respect. Okay. आगे चलते हैं. Stages of preparation of report. Now this is also a very common question. ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है दिस क्वेश्चन. तो रिपोर्ट बनाने के पहले आपको क्या करना है? स्टेजेस: आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑल अबाउट, देन सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड मेक हाइपोथेसिस, देन कलेक्ट डेटा, देन प्रोसेस एंड एनालाइज द डेटा, देन राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट. तो ये 5 स्टेप हैं, बहुत ईजी है. इसको आप अपने वर्ड्स में भी एक्सपैंड करके लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो. देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट. ये स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का. 3 एवरी रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. द फर्स्ट वन इज फ्रंट मैटर, देन बॉडी, देन बैक मैटर. यू माइट हैव सीन दैट हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन. इट इज़ समथिंग लाइक दैट. तो फ्रंट मैटर में ऐसे तो बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो हम लोग फ्रंट मैटर में लिखते हैं, जैसे टाइटल ऑफ द पेज, रिसर्चर्स डिक्लेरेशन, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, सो समथिंग लाइक दैट. बॉडी में अगेन यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ये दे सकते हैं. एंड बैक ऑन दैट मीन्स टर्मिनल मैटर में अपेंडाइसिस एंड बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलता है एग्जाम्स में. देन वी हैव ग्लॉसरी. यू माइट हैव सीन इन द बुक्स दैट बुक के लास्ट में या फर्स्ट में ग्लॉसरी दी जाती है. देन वी हैव इंडेक्स. तो लाइक दिस. So friends, these are few important questions which you should not miss for the exams. And in the next video, I will be there with some more important questions with different subjects. Thank you for watching. Best of luck for the exams.